हेलो एवरीवन, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो आज हम समझेंगे चैप्टर 8 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, जो सेक्शन 111 से लेकर के 124 तक जिसके प्रोविजंस हैं। तो वन बाय वन इसे समझेंगे। तो चैप्टर 8 है हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में बात की गई है जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स यानी हमारी जो टेरिटरी है, जहाँ जहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड करता है, उसका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या है किसी ऐसी टेरिटरी के साथ कि जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड नहीं करता, या फिर कोई फॉरेन कंट्री है। तो इनके आपस में रिलेशंस या आपस में एक तरह से इस प्रोसीजर को अगर आपने वो एग्जीक्यूट करवाना है तो वो किस तरह से करवाया जाएगा, वो इस सब में बताया गया है। और फोर फीचर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस भी इस चैप्टर में डील किए गए हैं, जो पहले सीआरपीसी में कहीं लास्ट के 2-3 चैप्टर्स में से किसी एक जगह था फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो इस चैप्टर में डाल दिया गया है। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सेक्शन 111 कहती है डेफिनेशंस। तो इस चैप्टर को समझने के लिए, यानी ये जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स है, इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी कंट्री या कोई भी ऐसी प्लेस जो आउटसाइड दी इंडिया है। आउटसाइड दी इंडिया यानी जहाँ पर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड नहीं करता है। तो उसके साथ जो अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो ट्रीटी के द्वारा किए गए हों या अदरवाइज किए गए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो गया। आइडेंटिफाइंग का मतलब हो गया कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ किया जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव की गई है किसी कमीशन ऑफ क्राइम की वजह से। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की है कोई क्राइम कमिट करके, यानी कमीशन ऑफ क्राइम हुआ और उसके रिजल्ट में आपके पास कोई प्रॉपर्टी आई है, तो उसे हम कहेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। देन इसमें प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉर्पोरियल हो, चाहे इनकॉर्पोरियल हो, टेंजिबल इनटेंजिबल, कोई डीड हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया जो किसी क्राइम में यूज़ की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ये इस चैप्टर में हम किसी क्राइम के, क्योंकि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ रहे हैं, यानी जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, तो क्राइम के साथ ये प्रॉपर्टी लिंक्ड ही होती है, तभी हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वो जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहे तो वो किसी क्राइम में यूज़ हो रही है या फिर वो किसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। उसके बाद ट्रेसिंग को डिफाइन किया है कि उस प्रॉपर्टी का नेचर डिटरमाइन करना, उसका सोर्स डिटरमाइन करना कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, उसका डिस्पोजिशन, उसकी मूवमेंट, वो कहाँ कहाँ जा रही है, तो वो उसकी ऑनरशिप, उसका टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब इसको हो गया कि हम ट्रेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। और ये सेक्शन 111 में डेफिनेशंस थी। सेक्शन 112 है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड द इंडिया। यानी आप इंडिया के बाहर की कोई जगह है जहाँ पे हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड नहीं करता है, वहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो आप एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो जारी करेंगे, और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देंगे। वो हम समझते हैं। सब सेक्शन 1 कहती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कोई सुपीरियर रैंक का कोई पर्सन है, उसे ऐसा लगता है कि एविडेंस अवेलेबल है किसी ऐसी कंट्री में या किसी ऐसी प्लेस में जो इंडिया के आउटसाइड है, जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो एक्सटेंड नहीं करता, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट को बताएगा और कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाएगी। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में लिखेगी कि उस पर्सन को बुलाया जाए, और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उस एरिया के किसी कोर्ट को भेजा जाएगा, जो जिसमें लिखा जाएगा कि उस पर्सन को बुला करके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, या कोई अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए और उसकी स्टेटमेंट या फिर वो डॉक्यूमेंट इस कोर्ट को भेजा जाए जहाँ पे वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जिस कोर्ट ने इशू किया है। और सब सेक्शन 2 कहती है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किस तरह से भेजा जाएगा,
वो भेजा जाएगा जैसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा, उस तरीके से उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। सब सेक्शन 3 कहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी उस पर्सन की स्टेटमेंट ली गई होगी उस कोर्ट ने जहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है, और जब वो इस कोर्ट को भेजेगी तो वो एक एविडेंस माना जाएगा, यानी वो वाला एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हासिल किया गया हो इस संहिता के तहत, तो वो समझा जाएगा। देन हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 113 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कंट्री। 112 में हमने पढ़ा था कि हम भेज रहे हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, 113 में हम पढ़ रहे हैं कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो किसी दूसरी कंट्री या प्लेस से आया है जो आउटसाइड द इंडिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया में। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि जब हमारे पास वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा, तो हमने बताया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए वो बनाती है कि मतलब हम यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट वो भेजेगी, और जब बाहर की कंट्री भेजेगी तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिसीव करेगी वो कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो वो या तो फॉरवर्ड करेगी किसी भी चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट को या जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जिसको भी वो अपॉइंट करेगी, और वो उस पर्सन को समन करके या उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके वो उस तरह से भेजा जाएगा। और या फिर वो किसी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो किसी पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप इसमें ये इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाइए। और ये दोनों प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए ये ऐसे किए जाएंगे कि जैसे वो ऑफेंस इंडिया में ही कमिट हुआ हो। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जो भी एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, चाहे मैजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की थी चाहे पुलिस के द्वारा, तो वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे अपने हिसाब से ट्रांसमिट कर देगी। सेक्शन 114 कहती है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स। अब पर्सन्स को जब ट्रांसफ़र किया जाए तो कोई डॉक्यूमेंट हो गया या कोई स्टेटमेंट हो गई, वो तो हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर मान लो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमने भेजा है या उन्होंने भेजा है, वो किसी पर्सन को मांग रहे हैं कि उस पर्सन को भेजा जाए, तो उसमें किस तरह की असिस्टेंस होगी। सबसेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पे कोर्ट इन इंडिया, यानी हम लोग, हमें इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड करता है, उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन की ज़रूरत है, किसी ट्रायल में उसकी पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत है, या फिर उसकी ज़रूरत है कि वो कोई जैसे हमने पढ़ा था समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आर थिंग, यानी उसको समन किया जा रहा है या उसको वारंट इशू किया जा रहा है, या तो उसकी खुद की अपीयरेंस के लिए या फिर कोई थिंग जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो कोर्ट, यानी हमारी जो कोर्ट होगी, वो एक डुप्लीकेट में या तो समन जारी करेगी या वारंट जारी करेगी, और वो उस कोर्ट को भेज देगी जहाँ के एरिया का वो पर्सन होगा, यानी आउटसाइड द इंडिया, और उस वो जो भी जज होगा या मैजिस्ट्रेट होगा वो फिर उस हिसाब से वो करेगी जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा। सबसेक्शन 2 कहती है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा या फिर उसके जो भी सुपीरियर रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर होगा, वो एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट को कि उसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो हमने पढ़ा था कि बाहर की जो भी स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारी ट्रीटी साइन हुई है, वहाँ पे किसी पर्सन की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन फाइल करेगा और कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ भाई इस पर्सन की हमें ज़रूरत है। तो वो कोर्ट क्या करेगी, या तो समन जारी करेगी या वारंट जारी करेगी, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया होगा। सबसेक्शन 3 कहती है कि कोर्ट इन इंडिया, यानी जो हमारी कोर्ट होगी जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड करता है, वो जब रिसीव करेगी कोई इस तरह का वारंट या समन बाहर की यानी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, तो वो ऐसे उसको एग्जीक्यूट करेगी कि जैसे अपनी ही किसी कोर्ट ने उसको भेजा हो, कोई लेटर या समन या वारंट, जैसे मतलब किसी दूसरी स्टेट के उसने भेजा होता है, तो उसी तरह से वो ऐसा बिल्कुल नहीं कंसिडर किया जाएगा कि ये कोई फॉरेन से आया है, ये ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे अपनी ही किसी कोर्ट ने भेजा हो। और सबसेक्शन 4 कहती है कि जहाँ पे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, सबसेक्शन 3 में जो हमने बताया था कि फॉरेन कोर्ट या यानी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने रिक्वेस्ट की है और अब हम किसी पर्सन को भेज रहे हैं, और अगर वो पर्सन एक प्रिजनर है तो वो उसको हम भेजेंगे विद सम कंडीशंस,
जो भी हमारी कंडीशंस होंगी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, उसके हिसाब से ही उस पर्सन को भेजेंगे। और सब सेक्शन 5 कहती है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने कोई पर्सन भेजा है हमारी टेरिटरी में, यानी हमारी इंडिया में, जब हमने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, तो अगर हमें भेजा है तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करेगी कि जो उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने कंडीशंस लगाई थी, यानी जिन कंडीशंस के ऊपर उस पर्सन को भेजा था, तो कोर्ट इंश्योर करेगी कि वो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हुई हैं। ये थी हमारी सेक्शन 114। सेक्शन 115 कहती है असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अभी हमने जब पर्सन ट्रांसफ़र किए जा रहे थे उसमें असिस्टेंस किस तरह की थी वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है या फॉरफीचर हो रहा है तो उसमें किस तरह का असिस्टेंस है। अब पहली जो सब सेक्शन है वो यही कहती है कि जब इंडिया की किसी कोर्ट को ये रीज़न टू बिलीव होता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई क्राइम कमिट करके एक्वायर की गई है, तो वो ऑर्डर कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए या फिर उसको फॉरफीट कर दिया जाए। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पे अटैच या फॉरफीचर का ऑर्डर बनाया अभी हमने सब सेक्शन 1 के तहत, तो वो अगर प्रॉपर्टी कोई ऐसी है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। सब सेक्शन 1 में तो हमने देखा कि हाँ भाई कोर्ट ऐसा कर सकती है, लेकिन तब बात अपनी किसी प्रॉपर्टी की थी। लेकिन अब सब सेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर बनाया है फॉरफीचर का या अटैचमेंट का और वो प्रॉपर्टी जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की है, यानी बाहर की किसी प्लेस की है, तो उसमें वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करेगी उस कोर्ट को कि उसको अटैच किया जाए या उसको फॉरफीट किया जाए। सब सेक्शन 3 कहती है कि जहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है हमें बाहर की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट उससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कोर्ट को देगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये थी सेक्शन 115। सेक्शन 116 कहती है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन 115 में, यानी पिछली जो सेक्शन की सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 में जहाँ पे वो ऑर्डर किया था इस तरह का कि उसको अटैच किया जाए, तो उसमें वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी सब इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक के किसी भी पर्सन को कि वो जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड उसको ट्रेस करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो नेसेसरी स्टेप्स ले। सब सेक्शन 2 में यही बताया है कि वो नेसेसरी स्टेप्स की जो हमने बात की है वो किस तरह के होंगे, यानी इंक्वायरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, किसी प्रॉपर्टी का, कोई एसेट हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, ये सब जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं ये लिए जाएंगे उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कोई क्राइम से आई है, मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है। और सब सेक्शन 3 कहती है कि जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या जो भी सर्वे वो ऑफिसर कैरी करेगा सब सेक्शन 1 के तहत, वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस होना चाहिए जैसी कि कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। सेक्शन 117 कहती है सीजर और अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जब इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सर्वे हो गया और अब उस ऑफिसर के पास ये रीज़न टू बिलीव है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी क्राइम कमिट करके ही आई है, यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर की गई है कमीशन ऑफ क्राइम से, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। और अगर सीज करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा और उसको डायरेक्शन देगा कि इस प्रॉपर्टी को आपने डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफ़र नहीं करना है एक्सेप्ट प्रायर परमिशंस ऑफ दैट ऑफिसर, यानी जिस ऑफिसर ने उसको अटैच किया है अब वो या सीज़ किया है उसकी परमिशन के बगैर आप उससे कुछ नहीं कर सकते हो। और इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर अटैचमेंट का किया जाएगा, ये ऑफिसर एक कॉपी उस पर्सन को भी देगा कि जो उसका ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको भी दे दिया जाएगा। और सब सेक्शन 2 कहती है कि ये जो ऑर्डर अटैचमेंट या सीजर का होगा ये बिल्कुल भी इफेक्ट में नहीं आएगा अनलेस के कोर्ट भी उसको रेक्टिफाई करे, यानी कंफर्म करे, कोर्ट भी उसको कंफर्म करे उस ऑर्डर को
कि हाँ ये जो ऑर्डर इसने बनाया है ये बिल्कुल सही बनाया है और ये ऑर्डर विद इन 30 डेज में होना चाहिए। यानी जिस दिन उस ऑफिसर ने उसको अटैच किया या सीज किया, जिस दिन वो ऑर्डर बनाया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर कोर्ट ने भी उसको कंफर्म किया, तब वो ऑर्डर जो है फोर्स में आएगा, अदरवाइज उस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। ये थी सेक्शन 117। देन हमारे पास सेक्शन 118 है 118, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज सीज्ड और फोरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। अब जो प्रॉपर्टी हमने सीज की या फोरफिट की उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो सब सेक्शन 1 कहती है कि कोर्ट अपॉइंट करेगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जिसके जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी होगी, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसको अपॉइंट करेगी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नॉमिनेट किया होगा उसको अपॉइंट करेगी एज एडमिनिस्ट्रेटर, उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, सबसेक्शन 2 में बताया है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा और उसको मैनेज करेगा, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया होगा उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड उस तरह से वो रखेगा उसको। और सबसेक्शन 3 कहती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई डायरेक्शन दी है तो वो उसको भी नेसेसरी स्टेप्स लेगा। तो सेक्शन 119 है नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि जब वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट आया अंडर सेक्शन 116 में जो हमने इंक्वायरी की थी उसका अब जो रिजल्ट आया और अब कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और वो क्या करेगी, उसका जो भी वो ऑनर होगा उसको नोटिस इशू करेगी, 30 डेज़ का टाइम देगी कि वो 30 डेज़ में पेश हो और वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताए, अपने जो भी एसेट्स हैं वो बताए, अपनी अर्निंग्स बताए कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है और वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। और उसके शोकाज नोटिस भी जारी किया जाएगा कि वो आकर के बताए कि क्यों इस प्रॉपर्टी को हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिक्लेयर ना करें और इसको हम फोरफिट ना करें। तो वो 30 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पर वो प्रॉपर्टी वो अगर होल्ड की है किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे तो उस अदर पर्सन को भी नोटिस भेजा जाएगा। देन सेक्शन 120 है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जब शोकाज नोटिस दिया गया था और उसके बाद उसने आकर के अपना रीज़न जो भी है शोकाज बताया और उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी भी दी गई, उसको सुना गया, उसको सुनने के बाद जो भी एविडेंस ये जो भी मटेरियल अवेलेबल हुआ उसके बिहाफ पे अब कोर्ट ने ये फाइंडिंग रिकॉर्ड की है कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है, वो कर सकती है। और प्रोवाइडेड कि अगर प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर वो पर्सन अपीयर ही नहीं होता और वो कोई मतलब शोकाज नोटिस जो इशू किया था उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करता, तो जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा 30 डेज़ का तो वो उसके बाद उसको एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकती है, यानी वो एक्स पार्टी ऑर्डर करके उसको डिक्लेयर कर सकती है। और सबसेक्शन 2 कहती है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है लेकिन इसमें से कुछ कुछ पार्ट जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है फाइंड आउट करना कि कौन सा पार्ट जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कोर्ट की नॉलेज में जो बेस्ट उसकी जजमेंट के हिसाब से कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकता है तो वो उस तरह से उसको कर सकती है। सबसेक्शन 3 कहती है कि अब जब कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वो उसकी फाइंडिंग के बाद वो उसको फोरफिट कर देगी उस प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सबसेक्शन 4 कहती है कि जहाँ पर कोई किसी कंपनी के शेयर्स जो है वो फोरफिट हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कंपनीज एक्ट में जो भी है उसके अलावा उसको छोड़ के वो जो कंपनी होगी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वो ट्रांसफरी ऑफ दैट शेयर्स। यानी मान लो एक कंपनी के 100% शेयर्स हैं, 30% शेयर्स जो है वो फोरफिट हो जाते हैं, तो अब कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये 30% शेयर्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और सब सेक्शन 121 है फाइन इन ल्यू ऑफ फोरफीचर। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पर सेक्शन 120 यानी जो पिछली सेक्शन हमने पढ़ी उसमें जो प्रॉपर्टी का फोरफीचर का ऑर्डर हुआ है
और वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे सिर्फ पार्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर हुई है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और उसे फोरफिट किया गया है, तो कोर्ट उसमें ऑप्शन देती है कि आप इस पार्ट के बदले में आप फाइन जमा कर सकते हो, और वो फाइन कितना होना चाहिए, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी की, उतना फाइन जो है, उतना इक्वल फाइन वो आप भर सकते हो। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जब भी फाइन का ऑर्डर किया जाएगा उससे पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड जो है वो उस पर्सन को दी जाएगी और उसके बाद ही वो ऑर्डर किया जाएगा। सब सेक्शन 3 कहती है कि जहाँ पर वो पर्सन फाइन पे कर देता है विद इन टाइम, जो टाइम दिया गया था उतने टाइम के अंदर अंदर अगर वो फाइन पे कर देता है तो कोर्ट जो है रिवोक कर लेगी अपना ऑर्डर, जो उसने अटैचमेंट का ऑर्डर किया होगा या जो भी फोरफीचर का ऑर्डर किया होगा वो उसको रिवोक कर लेगी, क्योंकि उतनी पेमेंट उसने वहाँ पे एज फाइन दे दी है, तो वो उस प्रॉपर्टी को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये थी सेक्शन 121। सेक्शन 122 कहती है सर्टन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वाइड, यानी जब आपने सेक्शन 117 की सब सेक्शन 1 के अंदर जब ऑर्डर पास किया था उसके बाद, या फिर सेक्शन 119 में जब आपने नोटिस जारी किया उसके बाद अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो या उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हो या उसे बेच देते हो तो उसको इग्नोर किया जाएगा। यानी एक तरफ आपने अटैचमेंट का ऑर्डर किया हुआ है, दूसरी तरफ आपने उस पर्सन को नोटिस भी इशू किया, और उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी को कहीं ट्रांसफ़र करता है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, और अगर उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के तहत अगर वो फोरफिट हो जाती है तो फिर वो जो ट्रांसफ़र था वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी फोरफिट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 123 कहती है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमने कहा था कि ये कंट्री मतलब हमारी इंडिया जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड करता है, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है दूसरी कंट्री को, या फिर दूसरी कंट्री जो है वो हमें भेजती है, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि हर जो भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो हमने भेजा होगा, यानी समन भेजा होगा, वारंट भेजा होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा होगा, जो हमें रिसीव हो रहा है दूसरी कंट्री से या जो हमने भेजा है दूसरी कंट्री को, तो वो किस वे में माना जाएगा, किस तरह से उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, किस फॉर्म में उसको बनाया जाएगा, वो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए मेजर्स लेती है कि किस तरह से ये सब किया जाएगा, क्योंकि वो ट्रीटी साइन होती है दो कंट्रीज़ के बीच में और वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो इसलिए जो भी वो प्रोसेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी, तो उस हिसाब से। अब सेक्शन 124 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर 8 की, तो वो कहती है कि एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, यानी ये जो चैप्टर हमने देखा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, एक हमारी इंडिया का आउटसाइड द इंडिया जो बाकी की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनके साथ किस तरह से इस चैप्टर का एप्लीकेशन होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल गैजेट में जो बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ, मतलब किसी के साथ कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, उस कंडीशन या उस एक्सेप्शन के हिसाब से जैसा नोटिफाई किया गया होगा उस हिसाब से ही हम उसके साथ ये चैप्टर उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ एप्लीकेबल होगा। ये था हमारा चैप्टर 8 जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस डील करता है, जो सेक्शन 111 से लेकर के 124 तक था। आई होप आपको ये प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है किसी भी सेक्शन में, किसी भी प्रोविज़न में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तो मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो हमारा चैप्टर 9 होगा सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।